प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में और विश्व के कृषि प्रदेशों का जो पढ़ाने का हमारा सिलसिला चल रहा है उसमें हम व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश के बारे में समझेंगे, जो कि आपके यहाँ पर ये व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश ये है। सामान्यतः ये इसके बारे में आपने पूर्व में भी अध्ययन किया हुआ होगा कि इस प्रकार का जो कृषि प्रदेश होते हैं वो उनका दृष्टिकोण किसानों का व्यापारिक होता है और बड़े बड़े बागान होते हैं जो कि 40-50 एकड़ के हो सकते हैं और उनमें एक कृषि की जाती है, वो है गेहूँ। एक फसली कार्यक्रम होता है, एक फसली। तो ज़्यादातर ये घास के मैदानों में शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनमें किया जाता है। और जैसे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना का पंपास घास का क्षेत्र है, इधर आपका प्रेरीज घास का क्षेत्र है, प्रेरीज घास का क्षेत्र है। यहाँ देखेंगे स्टेपीज घास का क्षेत्र है यूरेशिया में, इधर बेल्ट्स है दक्षिण अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में और जो कि घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार की खेती की जाती है। व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश। तो बड़े बड़े जो फार्म हाउसेज हैं, फार्म हैं, उनमें एक साथ और मशीनों का इस्तेमाल करके इसकी एक विशेषता है कि एक फसली, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, यंत्रीकरण कि इसमें जो बुवाई से लेकर कटाई तक और फसल के घर आने तक का पूरा कार्यक्रम है वो यंत्रों के माध्यम से होता है। और एक किसान बड़े बड़े क्षेत्रों में, फार्मों में और अकेला खेती कर पाता है यंत्रों की मदद से। सिंचाई इसमें होती नहीं है इस प्रकार की खेती में, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए अब हम इसके बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि ये जो क्षेत्र है वो व्यापारिक अन्न उत्पादन का वो शुष्क यानी कि अर्ध शुष्क वातावरण वाला प्रदेश है। अर्ध शुष्क वातावरण वाला प्रदेश है जहाँ पर कम वर्षा होती है, ये इसकी विशेषता है, कम वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त हम इसमें देखेंगे कि अभी मैंने जो बताया था आपको कि प्रेरी मैदान जो कि यहाँ पर है, और इसके बाद यूक्रेन का स्टेप्स, ये स्टेप्स क्षेत्र है, और अर्जेंटीना का पंपास, अर्जेंटीना का पंपास यहाँ पर है, फिर दक्षिणी अफ्रीका का वेल्स और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र। ये मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और यहीं पर यह व्यापारिक रूप की अन्न उत्पादन कृषि होती है। यहाँ पर जो है वो जैसा मैंने बताया है कि पूरी तरह से जो काम है वो यंत्रों के माध्यम से होता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो सकता है या ड्रिल मशीनें हो सकती हैं, जेसीबी हो सकती हैं खुदाई कटाई के लिए, या फिर इसके अतिरिक्त कंबाइन है, थ्रेसर मशीन है आदि हो सकती हैं। यदि हम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो वर्षा यहाँ कम होती है, तो 25 से और 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके अतिरिक्त पछुआ हवाओं से यहाँ अधिक वर्षा नहीं होती है। और जाड़े का जो मौसम है वो यहाँ पर लंबा होता है और तापमान हिमांक से भी नीचे चल जाता है कई बार, क्योंकि जो गेहूं की फसल है वो शीत ऋतु में ही होती है। अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ वनस्पति है, अर्ध शुष्क प्रकार की वनस्पति है, और यहाँ पर उष्ण और शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ये सामान्यतः इसकी भौगोलिक विशेषता हैं। अब हम देखेंगे कि इनका जो वितरण है इन घास के क्षेत्रों में वो किन किन राज्यों तक है या किन जिलों तक है। तो हम ये देख रहे हैं कि लगभग सभी महाद्वीपों में ये कृषि प्रदेश विद्यमान है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ ये अमेरिका से लेकर कनाडा तक का जो क्षेत्र है वो इसके दायरे में आता है। और इसमें कनाडा का जो देखेंगे, कनाडा का, और कनाडा में इसका एल्बर्टा क्षेत्र, सस्केचवान क्षेत्र, मैनिटोबा,
डकोटा, ये यूएसए के राज्य हैं कि मैनिटोबा, डकोटा, वाशिंगटन, ओरेगन, ये प्रमुख राज्य। यदि हम यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया में हम पाएंगे, यूरेशिया में यूक्रेन और साइबेरिया के क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं ये यूक्रेन और साइबेरिया के क्षेत्र हैं। और यहाँ पर चरनोजम मिट्टी वाला जो क्षेत्र है, चरनोजम प्रकार की यहाँ पर मिट्टी मिलती है जो कि काली उपजाऊ मृदा है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि अर्जेंटीना का जो घास मैदान है, ऑस्ट्रेलिया का ये अर्जेंटीना का घास मैदान है। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ ये डांस क्षेत्र है, यहाँ मरे और डार्लिंग दो नदियाँ हैं और उनकी जो भूमि है, उपजाऊ भूमि, वहाँ पर अन्न उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड, जो यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है, इसका कैंटरबरी जो क्षेत्र है, हम यहाँ देखें कि ये कैंटरबरी क्षेत्र है, कैंटरबरी क्षेत्र, कैंटरबरी मैदान है, ये घास के मैदान, वहाँ भी और इस प्रकार की अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। अब इस कृषि की जो विशेषता हैं, जिनके बारे में संक्षिप्त मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया था कि मुख्यतः एक ही खेती होती है, पशुपालन गौण होता है, यानी कि पशुपालन तो ना के बराबर होता है, पशुपालन ना के बराबर होता है। और एक फसली कार्यक्रम है ये, एक फसली कार्यक्रम, और वो फसल है गेहूँ, और इसके अतिरिक्त जौ, जई, राई थोड़ी बहुत मात्रा में बोई जाती है। यहाँ कोई भी फसल चक्र नहीं अपनाया जाता है, प्रतिवर्ष और शीत ऋतु में गेहूँ की फसल की जाती है। और ज़मीन जो है प्राकृतिक उर्वरक का मुख्य कृषि आधार है, यानी कि ज़्यादातर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं डाला जाता है, प्राकृतिक उर्वरक का ही इस्तेमाल, क्योंकि घास का जो क्षेत्र है वो घास की, इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ा दी जाती है घास के द्वारा। और कृषि का जो फार्म हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, लगभग 240 से 1600 हेक्टेयर तक, 240 से और 1600 हेक्टेयर तक, और बड़े बड़े फार्म हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कृषि यंत्रीकरण बहुत अधिक होता है। यंत्रीकरण, फसल बोने से लेकर काटने तक संपूर्ण कार्य मशीनों से होते हैं। बड़े बड़े फार्म हैं, अभी मैंने बताया था, बड़े बड़े फार्म हैं। और इसका जो कृषि का जो उद्देश्य है वो मुख्यतः व्यापार है, कि यहाँ पर कम जनसंख्या है तो गेहूँ का उपयोग घरेलू खपत में कम होता है और शेष फसल को या शेष गेहूँ को और निर्यात कर दिया जाता है, तो व्यापारिक उद्देश्य है। और इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बहुत कम है, यानी उत्पादकता बहुत कम है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्षेत्रों पर, बड़े विशाल क्षेत्रों पर और यंत्रों के माध्यम से जब उत्पादन किया जाता है तो भारी मात्रा में जो लागत है वो यंत्रों में चली जाती है। इसके अतिरिक्त मानवीय श्रम बहुत कम होता है, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्षेत्र के हिसाब से बहुत कम आता है, तो टोटल उत्पादन अधिक होने के बावजूद भी उत्पादकता कम है। अब हम ये देखें कि यहाँ पर जो सामान्य तापमान और वर्षा है, वो वर्षा 30 से 45 सेंटीमीटर तक ही रहती है, तापमान सामान्य रहता है, और मुख्यतः गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की इस एरिया की जनसंख्या कम है, तो मानवीय श्रम कम मिलते हैं, इसलिए इस कारण से भी और यंत्रों के माध्यम से खेती की जाती है। दूसरा ये भी है कि खेतों का आकार बड़ा होने के कारण ही, और इसमें मानवीय श्रम यदि लगा भी दिया जाए तो एक यानी कम समय में और फसली कार्यक्रम नहीं हो सकता है, इसलिए यंत्रों के माध्यम से ही और वो काम करवाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत कम है, 2 से 25 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, और घनत्व कम होने के कारण यहाँ उत्पादित अन्न का जो अधिकांश भाग है वो निर्यात कर दिया जाता है, इसलिए इसमें हम व्यापारिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर तकनीक, पूंजी आदि की अधिकता भी है। अब हम दूसरा जो कृषि प्रदेश देखेंगे वो देखेंगे कि व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद दो हैं इसमें। आप इसमें देखेंगे कि व्यापारिक फसल और कृषि उत्पाद अथवा पशु उत्पाद,
तो अब आप इसमें देखेंगे कि जिसमें कृषि और पशुपालन, ये एक तरह से मिश्रित कृषि है। ये कृषि और प्लस पशुपालन दोनों काम होते हैं इसमें, कि कृषि के साथ साथ जो किसान है वो पशुपालन भी करता है, और या फिर एक कृषि ऐसी फसलों का इस्तेमाल करता है या बोता है कि वो उनका चारा पशुओं के लिए भी उपलब्ध हो जाए। तो कृषि प्रदेश का जो विश्व में मुख्यतः दो क्षेत्र हैं इसमें, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके यूएसए का विस्तार है। इसके अलावा मैक्सिको भी आता है, मैक्सिको का क्षेत्र भी आता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका में जो दक्षिणी ब्राज़ील क्षेत्र है, ये क्षेत्र उसमें भी आता है। तो अब देखेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में मृदा उर्वरता, भूमि की पशु वहन क्षमता और बाजार में मांग, कृषि पद्धतियाँ, सरकारी नीतियाँ, ये सब इसको तय करती हैं। अब भौगोलिक परिस्थितियों में देखेंगे, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है ये, शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है, और यहाँ जो पछुआ हवाओं की पेटी में पड़ता है ये, और चक्रवातों को साल भर वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है यहाँ, चक्रवातीय वर्षा। और वार्षिक जो वर्षा है वो 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तापमान की बात करें, टेम्परेचर की, तो लगभग 0 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। अब हम विस्तार देखेंगे कि इस कृषि का विस्तार कहाँ पर है, यानी व्यापारिक फसल और पशु उत्पाद का। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, वर्जीनिया, टेक्सास, ये जो क्षेत्र है वो उसमें टेनेसी, नेब्रास्का में होता है, मैक्सिको में होता है इसका। और इसके अतिरिक्त पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, इसके अतिरिक्त अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी ये इस प्रकार की खेती की जाती है। प्रमुख फसल और पशु जो हैं वो फसलों में हम देखते हैं कि जौ है, राई है, गेहूँ है, ओट्स, आलू, चुकंदर, इस प्रकार की जो फसलें की जाती हैं। और पशुओं में मुख्यतः सूअर आदि, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि पशुपालन किया जाता है। यहाँ की जो कृषि की विशेषता हैं कि कृषि और पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं, ये तो मैं बता ही चुका था आपको, कृषि प्लस पशुपालन साथ साथ किए जाते हैं। और बड़े बड़े फार्म हैं यहाँ पर, उनमें ये किया जाता है। फार्म के पास में ही मकान है, इसलिए फार्म हाउस बोलते हैं। पशुशालाएँ हैं वहीं पर, पशु भी वहीं, बाड़ा पशुओं का वहीं है। और मशीन घरें, सभी जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उनको वहीं रखा जाता है। इसमें पूंजी विनियोग अधिक है, इन जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो अधिक है, पूंजी निवेश इसमें अधिक है। पशुओं उन्नत के नस्ल के पशु पाले जाते हैं ताकि वो उनसे दुग्ध और दुग्ध पदार्थ अथवा अन्य मांस, ऊन आदि ठीक मात्रा में प्राप्त हो। इसमें कृषि में विशेषीकरण को बढ़ावा दिया गया है कि एक विशेष फसल अथवा विशेष पशुओं का ही इस्तेमाल किया जाए। और इस कृषि प्रदेश में गेहूं की कृषि का जो केंद्रीकरण है वो घाटियों और मैदानों में है। और इसमें मुख्यतः पूर्वी इंग्लैंड का जो क्षेत्र है और फ्रांस का नदी क्षेत्र है फ्रांस में, और इसके बाद हम देखते हैं दक्षिणी बेल्जियम, मध्य जर्मनी में इस प्रकार की खेती होती है। और फसल और पशु उत्पाद कृषि को देखें, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फसलों का उत्पादन और पशुपालन दोनों ही व्यवसाय किए जाते हैं। और सामान्य तापमान तथा सामान्य वर्षा यहाँ पर होती है, यानी तापमान की अधिकता भी नहीं है, वर्षा की भी नहीं। तो सामान्य वर्षा और सामान्य ही तापमान यहाँ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो धरातल है वो समतल है, यानी धरातल समतल है, ये इसकी विशेषता है। और उपजाऊ भी है। खेत को चारों भागों में जो बांटकर चक्रीय व्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है इसमें कि इसमें चक्रीय व्यवस्था होती है। चक्रीय व्यवस्था
इन खेतों को और 4 भागों में बांट दिया जाता है। जैसे माना कि ये क्षेत्र है, ये चार भागों में बांट दिया, तो एक भाग में, पहले भाग में, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक भाग में और चारागाह है, चारागाह। दूसरे में जैसे गेहूँ बो दिया, तीसरे में मक्का और चौथे को खाली छोड़ दिया, वैकेंट छोड़ दी। फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी। फिर चौथे नंबर का अब खाली छोड़ा है तो फिर 1 नंबर का खाली छोड़ा जाएगा, अगली साल 2 नंबर का खाली छोड़ा जाएगा, तीसरी साल तीसरे नंबर। इस प्रकार प्रत्येक खेत को 1-1 साल तक खाली छोड़ते देते हैं। तो यह चक्र व्यवस्था है। इससे मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इस एरिया में जनसंख्या घनत्व सामान्य पाया जाता है, कम और अधिक नहीं है। और मनुष्य की जो खाद्य प्रवृत्ति है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ मांस खाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो पशु भी और मीट उत्पादक वाले भेड़, बकरी आदि पाले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, इस वीडियो में हमने 2 प्रकार के कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया। उनमें एक था व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश, जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में मुख्यतः मिलते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश, जिसमें फसल और पशु दोनों का ही मिश्रण है, और मुख्यतः वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।